देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, मुल्क भर में एक बार फिर सियासत में मुदाखलत और साजिश की बहस ने सर उठाना शुरू कर दिया है। DGISPR ने एक निजी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान की साजिश के बयानियों को मुस्तरद किया। वो बयानिया है जिसको लेकर इमरान खान साहब, जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान की सड़कों पर नौजवानों को इकट्ठा किए हुए हैं। पहले ISPR ने साजिश के हवाले से जो बयान दिया था, ये पहले वो सुन लेते हैं। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको ये बता दूं कि उस मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और DGISI इस तमाम मौजूद थे। और उस मीटिंग में बहुत वाज़े तौर पे, बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को ये एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है। ISPR के इस बयान के बाद पूरे मुल्क में मरासले की ऊपर फिर से बहस छिड़ गई है, जिस मरासले को हाथ में लेकर साबिक वजीर आजम की कुर्सी से उतरने के बाद जलसे में लहराया था इमरान खान ने ISPR के इस बयान पर भी रद्द-ए-अमल दिया है। क्या कहना था खान साहब का, कल ये वो भी सुन लेते हैं। अब मेरा सवाल ये है, अगला सवाल ये है कि क्या ये DGISPR फैसला करेंगे कि ये साजिश थी या नहीं? उनका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो फैसला तो नहीं कर सकते। फैसला अगर करवाना है इसका, जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि आप इसको प्रोब करें, आप कह रहे हैं मुदाखलत हुई, तो अब कौन फैसला करेगा कि यह साजिश है, मुदाखलत है? अब सवाल ये है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का तर्ज सियासत इस वक्त जो है उसमें मुल्क इन हालात की तरफ बढ़ रहा है। मुल्क इस वक्त सबसे मकबूल जमात के ख्यालात मुल्क के सबसे ज़्यादा अहम इदारे से मुख्तलिफ जा रहे हैं। इन हालात में रुख किस तरफ जा रहा है? वो जो एक पेज की बात होती थी माजी में हम देखते थे, वो एक पेज अब नज़र नहीं आ रहा। साथ साथ मुल्क इस वक्त माशी बहरान में भी फंसा हुआ है। मौजूदा हुकूमत आवाम के दर्द को समझने के बजाय इसमें मजीद इजाफा कर रही है। पेट्रोल, बिजली कीमतों में इजाफे ने आवाम को बेहाल कर दिया है। ये मुश्किल फैसले मौजूदा हुकूमत को कितना सियासी डैमेज करेंगे, प्लस आज भी PTI की पैदा करदा मुश्किलात की वजह से तीसरी मरतबा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ रही है। 4 वफाकी वुज़रा अलग अलग जमातों के बैठकर यही राग अलाप रहे थे। दूसरी तरफ मुल्क में डॉलर भी मजीद महंगा हो रहा है, रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी व सारी है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने भी मरासला के हवाले से आज बयान दिया। उन्होंने कहा मरासला सियासी मामला था तो इमरान खान उसे सलामती कमेटी में क्यों नहीं लेके गए। मरियम नवाज साहिबा ने भी आज इस हवाले से बात की है। इसी सब पे बात करेंगे। ये जो इश्यूज हैं, हमारे साथ मौजूद है सेंटर बैरिस्टर अली जफर साहब है, रहनुमा तहरीक इंसाफ के। सेंटर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया। सेंटर साहब, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये जो मुदाखलत और साजिश का मामला एक मतलब फिर छिड़ गया है और बहुत कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है, आखिरकार इसका पैराहा कहाँ जाके रुकेगा? क्योंकि जो इदारे के साथ एक पेज पे होने की आपकी बात होती थी हमेशा से, और ये कहा जाता था कि एक पेज पर है और कोई आगे पीछे बात नहीं हुई है, जिस पर मरियम नवाज साहिबा ने पहले भी एक मरतबा टॉन्ट किया था कि जी सफ़ा पलटते देर नहीं लगती। तो क्या वो सफ़ा पलट गया है जिसके बाद से अब ये मुख्तलिफ बयानिए हमें नजर आ रहे हैं? ये देखें, मैं इसको ज़ाती तौर पे किसी किस्म का कोई इंस्टीट्यूशन या कोई पॉलिटिकल पार्टी और इंस्टीट्यूशन में तनाज़े की उसमें मद में नहीं देखता। मेरी नज़र में ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ इशू है, और वो इशू है पब्लिक डिबेट का। एक मामला है जो पब्लिक डोमेन में आ गया है। बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो यकीन रखते हैं कि जो मौक़िफ़ PTI का है वो दुरुस्त है। लोग होंगे, ज़रूर होंगे, जो कि ये समझते हैं कि मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये एक पब्लिक डोमेन का इशू है, जिसके जो एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी उसका ताल्लुक है या हो सकता है, और उसके साथ साथ ये एक ऐसी डिबेट है जिसको फैसला भी किसी ना किसी इदारे ने करना है। अब हमारे
कानून और आइन के तहत कौन सा अदारा है जो कि फैसले कर सकता है इस किस्म की पब्लिक इशू पे जिनका ताल्लुक बुनियादी हकूक से भी हो, जिनका ताल्लुक आइन और कानून से भी हो। तो मेरी नज़र में वो जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है इस चीज़ पे फैसला करने के लिए वो अदालत उज़्मा है, या हाई कोर्ट हो जाए, सुप्रीम कोर्ट हो जाए, लेकिन फैसला इस मामले पे अदालत को ही करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे। और ये इसको इसलिए मैं समझता हूँ कि इस चीज़ ने इससे कोई मंतकी इंजाम तक पहुँचना है, इसकी कंक्लूजन होनी है, इसका फैसला कहीं ना कहीं होना है, क्योंकि पिछली कितनी देर से ये डिबेट चल रही है और इस डिबेट पे डिफरेंट आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की ओपिनियंस हैं, कुछ लोग उस पर यकीन करते हैं, कुछ नहीं करते। तो मेरी नज़र में जो सजेशन प्रेसिडेंट साहब ने दी है शायद वही इस मामले का हल है। और प्रेसिडेंट साहब ने ये सजेशन दी है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, कि एक कमीशन बनाई जाए जो कि आला अदालतें जो हैं वो बनाएं और वो कमीशन फिर फैसला करे, सारी शाहिद सुन के, डॉक्यूमेंट्स देख के कि कौन सा मौक़िफ़ दुरुस्त है, हक़ाइक़ क्या है। और ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास पहले है, तो इतनी अजीब बात नहीं है, क्योंकि ऐसे आपको याद होगा मेमो गेट का एक इशू हुआ था और उस पर भी कमीशन बनाई गई थी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत बनी थी। तो ये एक एग्जाम्पल भी है हमारे पास, और मुझे लगता है कि इस पब्लिक डिबेट जो है इसको कहीं ना कहीं इसकी लॉजिकल कंक्लूजन होनी चाहिए। इसको मैं किसी किस्म का तनाज़ा नहीं समझता, इसको मैं किसी किस्म का क्लैश नहीं समझता किसी के साथ। मैं इसको सिंपली एक कानूनी और एक पॉलिटिकल इशू की तरह देखता हूं, और इसका हल भी पॉलिटिकल और कानून के तहत ही होगा। सही। अच्छा, ऑफ कोर्स वेरी पर्टिनेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है आप खुद भी सीनियर कानूनदान है, आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते हैं, कानून की भी। तो जिस तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि आपने कहा कि इसमें कोई आप ये नहीं देखते कि जी रिफ्ट हो या कोई आपस में क्लैश हो, लेकिन अब आज जैसे मरियम नवाज साहिबा ने भी इस पर कमेंट किया है कि जी अगर ये मरासला सियासी मामला था तो आपको सलामती कमेटी में लेकर नहीं जाना चाहिए था। तो अब इट इज़ अ पॉलिटिकल मैटर, या आप इसको किस डोमेन में देख रहे हैं, इसका पैराहा इसको कैसे जज करें, जिस तरह से वो भी कह रही हैं? जी, अल्टीमेटली तो जब आपका एक मैटर सियासी होता है और वो पब्लिक डोमेन में आ जाए जी, और उसका ताल्लुक जिस तरह मैंने कहा बुनियादी हकूक से भी हो, सिक्योरिटी इश्यूज का भी इन्वॉल्वमेंट हो, तो फिर ये मामला सियासी भी होता है लेकिन उसके साथ साथ कानूनी भी बन जाता है। राइट। तो इसको मैं समझता हूं कि ये एक मिक्सचर है, और किसी ने बड़ा दुरुस्त कहा था कि अल्टीमेटली हर पॉलिटिकल इशू जो है, और बिल्कुल उस हमारी पाकिस्तान की तारीख में हर पॉलिटिकल जो सियासी मामला है वो अल्टीमेटली अदालती मामला बन जाता है, वो कानूनी मामला बन जाता है। सही सही। अच्छा, अब थोड़ी सी मैं इस हवाले से तो जी माशी लिहाज से तो मैं बात करती हूँ रोज़ाना, लेकिन वो मैं बाद में करूँगी। लेकिन एक चीज़ और, अब चूँकि जैसे आप सेनेट में बैठे हुए, हम देख रहे हैं कि असेंबली के अंदर भी जो चीज़ें हो रही हैं और वो आप बहुत क्लोजली खुद देख रहे हैं, कीनली। अब जैसे हमने देखा कि ईवीएम का मामला हो, या फिर स्टेट बैंक के बिल का मामला हो, या फिर हम बात कर लें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बिल के हवाले से जो हुआ है मामला, ये जो 2-3 चीज़ें हुई हैं इस वक्त असेंबलीज़ के अंदर, उनको आप कैसे देख रहे हैं ख़ास तौर पे? और क्या अब चूँकि मौजूदा सूरत हाल में एनए के अंदर भी आपके इस वक्त मेंबरान नहीं बैठे हैं और वो जॉइंटली जो भी आपका डिसीजन हुआ है, तो इसकी वजह से मुश्किलात आ रही होंगी ऐवानों के अंदर अवामी मुकदमे लड़ने के लिए। तो ये जो चीज़ें जिस तरह से मौजूदा हुकूमत कर रही है कि कोई अपोजिशन वहाँ पे उनको उस तरह से नहीं मिल रही जिसका वो फेवर उठाते हुए सारी चीज़ें करते जा रहे हैं जो जैसा उनका दिल चाह रहा है, इस ज़माने में क्या नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है पीटीआई की, और सेनेट के अंदर आप लोगों ने अब क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है? ये देखिए, सबसे पहले तो आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत सारे आईनी बुरहान जो हैं हमारे सामने अभी इस मुल्क को दरपेश हैं। आप नेशनल असेंबली से शुरू करते हैं।
नेशनल असेंबली में कोई ऑपोजिशन नहीं। क्या एक पार्लियामेंट जो है जहां डिबेट होनी चाहिए, जहां आपने कानून साजी करनी है, क्या वो नेशनल असेंबली 1.5 साल तक ऑपोजिशन के बगैर चल सकती है? ये क्या दुरुस्त है बात? ये पॉलिटिकली करेक्ट है? ये मॉरली करेक्ट है? ये एक बड़ा मेजर सवाल है। आप पंजाब की तरफ आ जाए, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहां जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं और जो काबीना बनी हुई है, वो गैर आईनी है, बड़ी क्लियरली गैर आईनी है। वो इस वजह से कि जो इलेक्शन हुआ था चीफ मिनिस्टर का, वो इलेक्शन में उनको आइन कहता है कि उनके पास 186 वोट्स होने चाहिए थे, लेकिन उनके पास, जो हमजा शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा 16 अप्रैल को, उनके पास सिर्फ 172 वोट्स थे। वो मैं इसलिए कहता हूं कि उनको पड़े तो 197 वोट्स, लेकिन उनमें से जो 25 वोट थे, 25 वोट्स, वो 25 वोट्स माइनस करने पड़ते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जो डिफेक्टर्स हैं उनके वोट काउंट नहीं होंगे जी। पीटीआई के लोग होंगे थे, तो 25 लोग होंगे, जब वोट्स निकाल दें तो वो 172 रह जाता है। वहां वो लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है। उधर आप देख रहे हैं कि गवर्नर एक ऑर्डर पास करते हैं, बजट सेशन को कैंसिल करके दूसरा बजट सेशन कहीं और रखते हैं। स्पीकर कहते हैं कि हम ये नहीं मानते, वो अपनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अपना सेशन बजट का चलाते हैं। तो ये वहां भी बड़ा बुरहान है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि जो आपने अभी एग्जांपल दिया, 2-3 कानून लेके आए, मैं उस सेनेट में मौजूद था उस दिन। जी बिल्कुल। एक कानून था नैब का, एक कानून था इलेक्शन का, जिसमें उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट्स ले लिए। वो कानून कितनी देर में पास किए गए? 3 मिनट में। वो कानून आए, उनको पास करके आगे चल पड़े। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को जब आप फेल करने की कोशिश करेंगे, जब इतनी सारे आईनी बुरहान होंगे, उसके बाद आपने ये देखा कि जिस तरह पीटीआई ने प्रोटेस्ट की और प्रोटेस्ट को किस तरह कुचला गया। आईनी प्रोटेस्ट थी, आइन का हक था, राइट टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, उन सबको कुचल दिया गया। वो भी आपने देखा। तो इन सारी चीजों का हल क्या है? मेरी नजर में इन सारी चीजों का हल सिर्फ एक ही अब रह गया है कि आप इलेक्शंस कराएं, और इलेक्शंस कराने के बाद आप अवाम के पास जाएं और अवाम फिर फैसला करे कि किसको हक है पार्लियामेंट में बैठने का और किसको नहीं है, और किसको हक है हुकूमत बनाने का और किसको नहीं है। इसके अलावा मुझे कोई और स्ट्रेटजी नजर नहीं आती। जहां तक सेनेट का ताल्लुक है, हम अपनी काविश करते रहेंगे। बजट की अभी स्पीचेस आप सुन रही हैं, वहां जो लेजिटिमेट जो हमारी ऑब्जेक्शंस हैं बजट पे, वो हम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होगा कि वो ऑब्जेक्शन सुनी जाएंगी कि नहीं, या उनको भी कुचल दिया जाएगा। तो ये मामलात हैं सारे। लेकिन मेरी नजर में इन सब का हल अब सिर्फ यही रह गया है कि हम इलेक्शंस में जाएं। अच्छा, लेकिन जैसे कि आप लोग ऑफ कोर्स जब से ये गवर्नमेंट आई है, यही स्टेटमेंट और नैरेटिव लेके चल रहा है कि जी इलेक्शंस होने चाहिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो, ताकि उसमें पता चल जाए कि आवाम क्या चाहते हैं। लेकिन अब मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है, उसमें हम देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली कोई भी इस मामले पे जो है मौजूदा हुकूमत, जिसमें 13 जमातें, वो किसी तौर से इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर स्टिल यही मामला रहता है, तो फिर उसके बाद क्या किया जाएगा? जो खान साहब आ रहे थे इस्लामाबाद, और जो लॉन्ग मार्च की बात भी हो रही थी, क्या उसकी स्ट्रेटजी कोई बनाई गई है, कोई डिस्कशन हुआ है सेंटर साहब अब तक सो फार, या फिर आगे कोई और भी प्लान बी, प्लान सी की तरफ कोई जाया जा सकता है? जी, ये जो लॉन्ग मार्च का प्लान तो बिल्कुल अभी है, और वो किया भी जाएगा। वो जो हमारी चेयरमैन साहब हैं, वो फैसला करेंगे कौन सी तारीख है जिस पे मार्च करनी है या जिस पे जलसा करना है। वो तो अपनी जगह अवाम तक जाना और उन तक पैगाम पहुंचाना और उनको इन्वॉल्व करना सियासत में, ये तो स्ट्रेटजी प्लान ए बिल्कुल है। जहां तक प्लान बी का ताल्लुक है, मुझे लगता यह है कि वो प्लान बी ऑटोमेटिकली बन जाएगा जिस वक्त ये पंजाब की हुकूमत जो है वो तब्दील होगी। आपको पता है 2 बड़े अहम केसेस जो हैं वो इस वक्त पेंडिंग हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एक लाहौर हाई कोर्ट में।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस पे यस लोग थे जिनको डी सीट किया गया, जी जो रिजर्व सीट्स पे थे, वो चूंकि पीटीआई की रिजर्व सीट्स थी, तो उस पे आइन कहता है कि पीटीआई के ही लोगों ने आना है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि हम अभी उस पर इंतजार करेंगे कि बाकी 20 सीटों पे इलेक्शन हो जाए, लेकिन हम हाई कोर्ट गए हैं कि ये इंतजार करना दुरुस्त नहीं है, इमीडिएटली उस पर फैसला किया जाए। अगर वो फैसला हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली ये हुकूमत जो है वो जो पंजाब में है वो खत्म हो जाती है और नई हुकूमत आएगी, और जब नई हुकूमत आएगी तो फिर हो सकता है कि नेशनल असेंबली में भी उसका इफेक्ट हो और अल्टीमेटली इलेक्शंस की तरफ जाना पड़े। तीसरा सिचुएशन ये भी आप देखें, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता ये है कि शायद हुकूमत को भी अब ये ख्याल आ गया है कि इलेक्शन की तरफ जाना है, क्योंकि जिस तरह का ये बजट है, जिस तरह का ये टेम्पररी बजट है, ये आर्जी बजट है, मेक शिफ्ट बजट है, तो उससे तो ये लगता है कि हुकूमत का ख्याल है कि 2-3 महीने तक ही हैं वो, और ये इसीलिए उन्होंने ये बजट जो बनाया है ये सिर्फ 2-3 महीने की तक के लिए ही है। ये इससे आगे मुझे नहीं लगता कि वो सोच भी रहे हैं। तो ये जो प्रेशर पड़ रहा है हर तरफ से अवाम का पॉलिटिकल पार्टीज पे, और जिस तरह मैनेज नहीं हो रहा उनके साथ ये इकोनॉमिक क्राइसिस, जिस तरह ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हुकूमत में इस वक्त सोच रहे हैं कि हमने गलती की कि हमने जाके हुकूमत संभाल ली, हमने गलती की कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, हमें जाना चाहिए कि हम इलेक्शन में जाएं। तो ये एक अंदरूनी प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है जो हुकूमत की पार्टीज हैं उनके ऊपर। सही। अच्छा सेंटर साहब, एक चीज़ और भी बताएं, दरअसल क्योंकि आप कानूनी मामलात भी देख रहे हैं सारी, ये जो इस वक्त हम अभी 2 रोज़ कबल हम सुन रहे थे, एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई कि जी कुछ लोगों के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मेनली जो लीडरशिप है उसमें काफ़ी सारे लोगों के खिलाफ जी केसेस मुख्तलिफ जो है वो दर्ज हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे दहशतगर्दी के हवाले से इसमें बेचारे हम देख रहे थे कि हमाद अजहर साहब का भी नाम था, उसमें और भी दीगर लोगों के नाम आ रहे हैं। इसको किस तरह से पार्टी ने अब डिसाइड किया है कि मैनेज करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे? और आज भी हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खान साहब को वकला ने जो है वो उनके एजाज़ में जो है वो तकरीब रखी और जिससे आज वो खिताब भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो प्रेशर है एक किस्म का मौजूदा गवर्नमेंट पे, वो उस तरह से डेवलप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो है वो तो अपनी टैक्टिक्स कर रहे हैं, जिस तरह से ये केसेस के हवाले से भी अब आगे परस्यू करने की बातें हो रही हैं। जी बहुत आपने वजाहत कर दी, इसमें मैं सिर्फ ऐड ये करना चाहूँगा कि मैंने अपनी पढ़ा तो था, कुछ थोड़ा बहुत देखा भी था, लेकिन किसी जमहूरी हुकूमत में, पाकिस्तान की किसी जमहूरी हुकूमत में इस तरह का जो एक्शंस हैं और इस तरह की जो गैर आइनी और गैर कानूनी हरकतें हैं वो मैंने पहले कभी नहीं देखी। आप बेसिकली देखें कि हमारे 3000 से ज्यादा वर्कर्स पे मुख्तलिफ FIRs फाइल हुई हैं, और ये FIRs जो हैं उसमें कुछ नाम दे दिए गए हैं और बाकी लिखा हुआ है कि अदर्स, यानी कि नामालूम लोग। अब वो नामालूम लोगों में जिसकी जो मर्जी जिस मर्जी को पकड़ लें, ये भी हम पेश कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ बहुत सारे वकील हैं, वॉलंटरीली आके वो मदद करने की उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है और मदद कर भी रहे हैं। उसके साथ साथ हमारी अपनी जो एक PTI की बहुत स्ट्रॉन्ग तंजीम है जिसको ILF कहते हैं, इंसाफ लॉयर्स फोरम, यंगस्टर्स हैं, यंग वकील हैं, लेकिन वो सारे के सारे लगे हुए हैं और वो FIRs जो फाइल होती हैं उसमें बेल्स भी ले रहे हैं। वो तो अपना कानूनी जो रास्ता है हम उस इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो मेरी नज़र में ये बहुत ही गलत हरकत कर रही है हुकूमत। मुझे उम्मीद थी, हुकूमत में बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं, मुझे उम्मीद थी कि कोई उठ के कहेगा कि नहीं बस करें, ये इस तरह की गैर आइनी हरकत, इस तरह की
अनडेमोक्रेटिक हरकत, जमहूरियत के खिलाफ हरकत हम नहीं बर्दाश्त करते, इसको रोकते हैं। लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आया। हम अपनी कानूनी जंग तो लड़ते रहेंगे, लेकिन एक मोरालिटी भी होती है, एक सियासत भी होती है, एक जमहूरियत के तकाजे भी होते हैं, एक प्रिंसिपल्स भी होते हैं। वो प्रिंसिपल्स, वो जमहूरियत के तकाजे, वो चीजें मुझे नहीं नजर आ रही। सेंटर साहब, क्या ये जैसे अब आपने कहा कि अच्छे लोग बैठे हैं, उनमें डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं, शहादत ऐवान साहब हैं, ये देख रहे हैं चीज़ों को। तो क्या इनसे कोई अब तक आपकी बात आपकी तरफ से या पार्टी की तरफ से अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस मिली हो, और ये क्योंकि इन सारे केसेस का स्टेटस क्या होगा, फिर इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? ये देखिए, कॉन्सिक्वेंस तो यही होगा कि एंड में सारे केसेस खारिज हो जाएंगे, क्योंकि बेबुनियाद केसेस हैं। लेकिन जो एफर्ट लगाना पड़ता है और जो हमारे वर्कर्स और लीडर्स हर रोज पेश हो रहे हैं मुख्तलिफ मैजिस्ट्रेट्स के पास, और आधा वक्त वो अदालतों में घूम फिर रहे हैं, मुख्तलिफ पिटिशनें फाइल कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, वक्त ज़ाया हो रहा है, ये सारे मामला तो तकलीफ दे है ना। अल्टीमेटली तो कानून अब इंसाफ जो है वो तकाजे पूरे करेगा, और ये सारे क्विट हो जाएंगे और ये सारे खारिज हो जाएंगे मुकदमे। लेकिन आप सोचें कि 6 महीने में होते हैं, 4 महीने में होते हैं, तो ये जो तकलीफ दी जा रही है, और तकलीफ क्यों दी जा रही है कि आप प्रोटेस्ट ना करें, ये एक तरह से ब्लैकमेल है या प्रेशर है कि आप आगे जाके प्रोटेस्ट ना करें और चुप करके घर बैठ जाएं। ये नहीं होने लगा। एक पॉलिटिकल वर्कर, एक पॉलिटिकल लीडर, एक पॉलिटिकल पार्टी अवाम के पास तो जरूर जाएगी और इस चीज से घबराएगी नहीं। लेकिन बहरहाल हिस्ट्री जो है, तारीख जो है, वो जज करेगी। ठीक है। अच्छा, मैं बस लास्टली आपसे सवाल करूंगी एक इलेक्शन कमीशन के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे काफ़ी सारे एतराज़ात हैं खान साहब को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी। अब हम देख रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जैसे जो पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी, फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि तहरीक इंसाफ का जो केस है फॉरेन फंडिंग का, उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस ना लिखने की हिदायत की। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि बार बार खान साहब बहुत ज़्यादा इस पर भी क्रिटिसाइज करते हुए हमें नजर आते हैं? देखिए जी, एक वकील की हैसियत से तो मैं इस तरह से देखता हूं, मैं फैसलों को क्रिटिसाइज जरूर करता हूं, मैं किसी अदारे को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, ना मेरा प्रोफेशन इजाजत देता है। फैसले कोई भी हो, चाहे अदालत हो, चाहे कोई अदारा हो, वो गलत कर सकता है, और उसके खिलाफ जो अपील्स हैं या सुप्रीम कोर्ट तक जाना, ये हर एक का हक होता है। तो जरूर यकीनी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मेरे हक में फैसला दिया, अच्छा फैसला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो 25 लोग थे जो डिफेक्टर्स थे, उनको हम नाअहल करार देते हैं। वो हमारे हक में फैसला था। उसके खिलाफ एक दूसरी पार्टी गई है। कुछ फैसले हमारे खिलाफ भी गए हैं, जिसके खिलाफ, उन फैसलों के खिलाफ हम अपील में गए हैं। तो इसको मैं जो फॉरेन फंडिंग केस है उसकी जो डेवलपमेंट लेटेस्ट हुई है, उसमें बड़ी 2 अहम डेवलपमेंट्स हैं जिसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा। एक तो ये है कि उन्होंने हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो ये एक्शन ले रहा है, ये इस पे एक्शन सब पार्टीज के खिलाफ ले, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी इसमें उनके खिलाफ भी जल्द से जल्द कार्रवाई मुकम्मल करे और अपना फैसला करे। और नंबर 2, ये भी क्लैरिटी आ गई है कि ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये सिर्फ केस ये है, देखा जा रहा है कि जो डिक्लेरेशन थी फंड्स की वो दुरुस्त है या नहीं है। तो ये फॉरेन फंडिंग केस जो इतनी देर से हम सुन रहे थे, फॉरेन फंडिंग केस, वो नजर आता है कि अब वो इलेक्शन कमीशन भी शायद रियलाइज कर रहा है कि ये फॉरेन फंडिंग का इशू नहीं है, ये तो सिर्फ इशू अकाउंट्स का है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सेनेटर अली ज़फ़र, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद थे जी। और इस वक्त फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी चीज़ें लगी हुई हैं। इस वक्त ये सारे मामला हैं जहाँ साजिश के हवाले से भी बहुत ज़्यादा कियोस्क पाया जाता है मुल्क की सूरत हाल में। मज़ीद पे जी बात करते हैं, लेकिन अभी यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।